हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मैनेजमेंट के यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन मतलब कि आप जब अपने कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं, तो आपका बेसिकली आइडिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को आज बिज़नेस करना है तो आज मैं बिज़नेस कैफ़े का बिज़नेस कर सकता हूँ, मैं आज एजुकेशन एडटेक में बिज़नेस कर सकता हूँ, मैं ऑटोमोबाइल में बिज़नेस कर सकता हूँ, टेलीकॉम में बिज़नेस कर सकता हूँ। सो मेरे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं और बहुत सारे सेक्टर्स में अलग अलग तरीके के काम किए जा सकते हैं। जैसे कि आप रॉ मटेरियल प्रोवाइडर बन सकते हैं, आप बीच में सप्लाई चेन में काम कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, आप मास्टर मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, आप आईटी का काम कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट ऑफ एस्पेक्ट्स इन अ सिंगल सेक्टर और देयर आर एन नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो आप किस तरीके से डिसाइड करोगे कि आपको किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो उसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला स्टेप आता है सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया। मतलब आपको जो आइडिया मिलने वाला है वो कहाँ से मिल सकता है। तो जो सबसे कॉमन होता है दैट इज फ्रॉम एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। जैसे कि अभी हमारे पास जो इंडिया में अभी हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करने के साथ साथ अब वहाँ पे कुछ ही प्लेयर्स हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी हुआ, महिंद्रा हुआ, टाटा हुआ, ऐसे कुछ ही प्रोमिनेंट वहाँ पे प्लेयर्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे मार्केट बड़ी है। तो यहाँ पे नए एंट्रेंट्स के लिए भी अवेलेबिलिटी है। तो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत अच्छी कार ले आएगा तो हो सकता है कि वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाए और बहुत अच्छा मार्केट गैदर कर पाए। तो अगर आपके पास उसमें कुछ स्पेसिफिक आइडिया है तो आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री से ले सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम योर ओन क्रिएटिविटी एंड द क्रिएटिविटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, या फिर आप कुछ नया ऐसा इनोवेशन कर दो जो कि पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दे। आप कुछ ऐसा, जैसे कि हमने देखा था यूपीआई सिस्टम, जो कि पूरे वर्ल्ड में नहीं है। यूपीआई इज द वन टेक्नोलॉजी दैट इज इंडियाज बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट वी हैव गिवन टू द वर्ल्ड। तो यूपीआई जैसा अगर आपको डिसरप्ट कर पाओ मार्केट में, सो दैट इज वेरी गुड। देन नेक्स्ट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बेसिस पे, कि आप इंडिया में जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं और क्रूड ऑयल जैसा सब्सटेंस जो है वो इंडिया में इंपोर्ट होता है। डिफेंस सिस्टम जो होते हैं, एयरलाइंस जो होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, वो इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं बिकॉज उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इंडिया में जैसे सेमीकंडक्टर्स की हम बात करें रिसेंटली, तो इनिशियली अभी लास्ट ईयर की जब बात हुई थी, जब रिसेशन आया था, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, दैट वाज बिकॉज कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की चिप्स अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो गई थी। और इसका जो मेन हेड है दैट इज चाइना या ताइवान, जिसके पास सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। तो अब यूएसए और इंडिया ने मिलकर इंप्लीमेंट किया कि इंडिया में ही हम जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे कि अडानी है, टाटा है, इनको हम सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए इंडिया में इनिशिएट करेंगे। और इसी टाइम पे बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स भी आ सकते हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिवाइविंग सिक यूनिट्स। इंडिया में बहुत सारे ऐसे काम है या फिर पूरे वर्ल्ड में ऐसे काफ़ी सारे काम हैं जो कि अब बंद हो चुके हैं। जैसे कि हम फैशन इंडस्ट्री में बात करते हैं कि बहुत पहले हम जो चीज़ें यूज़ किया करते थे आज वो बंद हो चुके हैं, ट्रेंड से बाहर हो चुके हैं, बट उसको रिवाइव करके लेकर आते हैं कुछ कंपनीज। तो आप ऐसे बहुत सारे जो काम बंद हो चुके हैं आप उनको वापस से लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो, तो फोकस ऑन द गवर्नमेंट आइडियाज़ कि गवर्नमेंट किस जगह पे पैसा लगा रही है। जैसे कि हम अगर रिसेंटली देखें तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, ईवी, सोलार, इनके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो आप भी उनके साथ साथ जुड़ सकते हैं। अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट से पॉलिसी बनाए, गवर्नमेंट उसके अंदर एंड टू एंड काम नहीं करेगा। काम करने के लिए उसको प्राइवेट प्लेयर चाहिए, तो आप वहाँ पे एज अ प्राइवेट प्लेयर आप अपना एंटरप्राइज खड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंजम्पशन पैटर्न। आप जिस भी डेमोग्राफी या जिस भी मार्केट में आप उतरने वाले हैं वहाँ पे पहले सर्वे कीजिए, लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, लोगों का कंजम्पशन पैटर्न जानिए। जैसे हम एफएमसीजी प्रोडक्ट देखते हैं तो एफएमसीजी प्रोडक्ट में आटा बहुत सस्ता ही मिल जाएगा, आपको आटा बहुत महंगा ही मिल जाएगा। तो आप लोगों को जाने कि लोगों की फिलॉसफी क्या है, वो क्या सोच के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, क्या वो उसमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट देखते हैं, क्या वो उसमें प्राइस देखते हैं, क्या वो उसमें अवेलेबिलिटी देखते हैं, तो आप उसको टारगेट कीजिए। देन नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आरबीआई इंडिया का। तो आरबीआई किस तरीके के मेजर्स ले रहा है, वो कहाँ इंडिया की, जैसे जब भी बजट आता है तो हम बजट में देखते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ फोकस करने वाली है। सिमिलरली हमें फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी दोनों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि हम समझ पाएंगे कि इंडिया अगले 3 साल 5 साल कहाँ पे पैसा खर्च करने वाला है।
नेक्स्ट इज सोशल ट्रेंड, जैसे कि आजकल हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं, और ये ट्रेंड हमें इजीली यूट्यूब, इंस्टाग्राम ऐसे इजीली हमें समझ में आ सकता है, और जो यूथ आइकन्स हैं उनको हम अपने पोर्ट्रे कर सकते हैं, या फिर वो क्या चीज़ें अभी फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लोग उसके ऊपर कंजम्पशन करेंगे। सो आप ट्रेंड के ऊपर कुछ नया लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट इज न्यू टेक्नोलॉजी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिसमें मशीनरी आप कुछ ऐसे ले आओ जो कि डिसरप्ट कर दे मार्केट को, या फिर आप कुछ ऐसे नए इक्विपमेंट से जांच कर लो। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द कंसिडरेशन फॉर इनिशियल सिलेक्शन, आप किस किस चीज़ों को सिलेक्ट, जब आप कोई इन में से आपने किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को चुना, उसके बाद आप सिलेक्शन किस क्राइटेरिया के बेसिस पे करोगे। तो सबसे पहले आएगा उसमें कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी मतलब मान लीजिए मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मुझे काम करना है, अब मैं ऐसी जगह पे चले जाऊँ, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब वो रेलवे हाईवे प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट इसमें ना मेरी पैशन है और ना मैं उसके साथ में कंपैटिबल हो पाऊंगा, मुझे मतलब उसके बारे में कुछ पता नहीं, और अगर मैं उस काम को स्टार्ट कर दूंगा तो शायद मेरे लिए ही वो चीज़ नुकसानदायक होगी। बिकॉज सबसे पहले एज एन एंटरप्रेन्योर आपको समझना पड़ेगा कि आपकी हॉबी क्या है, आपका पैशन क्या है, आपको दोनों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा और फिर अपने पैशन को आप अपना बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल प्रायोरिटीज, अगेन वो सेम चीज़, गवर्नमेंट किसके ऊपर फोकस कर रही है, कस्टमर किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, जो आप काम करने वाले हो क्या उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मान लीजिए मैं कोई आज जैसे सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए क्या मेरे पास उतने उस लेवल के इंजीनियर्स हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल हों, क्या उसके लिए मेरे पास लिथियम अवेलेबल है। तो जब मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तब मैं उसके ऊपर आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट इज क्या मार्केट उस प्रोडक्ट के लिए रेडी है। जैसे कि सेमीकंडक्टर्स आज हर एक चीज़ में डलते हैं, हम अपने रूम में आसपास कोई भी चीज़ देखें, हम गाड़ी देखें, फ़ोन देखें, हम IoT डिवाइसेस देखें, हम डिफेंस के एरोप्लेन एयरलाइंस की बात करें, हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में ही सेमीकंडक्टर्स डलते हैं। तो हाँ, मार्केट उस चीज़ के लिए रेडी है। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट, अब जब आप उस प्रोडक्ट को बनाओगे तो उसको इनकर करने में कितना कॉस्ट आएगा। बिकॉज पहले मान लीजिए आप एक लेट से फ़ोन बना रहे हैं और उस फ़ोन बनाने की कॉस्ट ही आ रही है 50,000 रुपये, अब इसके ऊपर आप अपना प्रॉफिट जोड़ के उसको बेचोगे 70-80 हज़ार रुपये में, तो ये चीज़ बहुत महंगी हो गई। बिकॉज अब आपको फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, आपका जो राइवल कंपटीशन होगा वो आपका एप्पल होगा, OnePlus होगा, सैमसंग के फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स होंगे। तो क्या आप उनसे डायरेक्टली compete करने के लिए रेडी हैं, क्या आपका पास में ऐसी कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है जो कि लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट इज रिस्क, कितना ज़्यादा रिस्क लग रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं है कि मार्केट 100% रेडी है इस चीज़ के लिए, नहीं, आपको लग रहा है कि 5 साल बाद बिल्कुल इसकी सेल होगी, लेकिन क्या आज मार्केट उसके लिए रेडी है। तो आपको पहले रिस्क समझना पड़ेगा कि लोग उसको खरीदेंगे या नहीं, और इसको समझने के लिए बेस्ट एनालिसिस होता है, दैट इज स्वॉट एनालिसिस, जिसको हमने लास्ट यूनिट में भी, लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। आप इन 4 पॉइंट्स को पहले एनालिसिस करो कि आपकी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, आपकी कंपनी की क्या वीकनेस है, आपको आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और आपको किस किस चीज़ों से थ्रेट हो सकता है। जब आप इन चारों के ऊपर फोकस करोगे, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। बट अगर आपकी कंपनी की वीकनेस बहुत ज़्यादा है और अगर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में थ्रेट भी बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आइडिया प्रोफाइल। जब आपने ये सारे काम कर लिए हैं तो जाके आप अपने आइडिया के ऊपर उसकी डिटेल प्रोफाइल बनाओगे, आप उसके ऊपर बेसिक रिसर्च करोगे। रिसर्च करने के बाद उसके ऊपर एक पूरी एक आप मिनट ऑफ मीटिंग्स जैसे हम बनाते हैं, तो एक एक की पॉइंट के ऊपर आप गो थ्रू करोगे कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से होगा, आप उसको प्रोक्योर किस तरीके से करोगे, उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या मैन्युफैक्चरिंग होगी, कहाँ से आप उसको इनकलकेट करोगे और कहाँ पे उसकी कौन से मार्केट में उसको सेल करने जाओगे। तो ये पूरा आप आइडिया प्रोफाइल में उसको जनरेट करोगे। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। आप उसके बाद अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करो कि आप मार्केट में क्यों आना चाहते हो, इस प्रोडक्ट को क्यों लॉन्च करना चाहते हो, क्या वो आपका पैशन है, क्या वो आप दूसरे का पैशन फॉलो करना चाहते हो, क्या आप पैसा कमाना चाहते हो, क्या आप सोशल वर्क करना चाहते हो, या फिर आप जनरली बेसिकली बस कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो आप वो चीज़ करने लगे। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखोगे, जिसमें आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरमेंट्स को गो थ्रू करोगे। बट बेसिकली क्योंकि आपकी नई कंपनी है तो ज़्यादा आप फोकस करोगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसमें आएंगे टेक्नोलॉजी, क्या आपके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। डेमोग्राफी में आप फोकस करोगे जेंडर के ऊपर, एज ग्रुप के ऊपर, ये बेसिक 2 क्राइटेरियाज होते हैं इसके ऊपर। इसके बाद आप फिर ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करोगे। नेक्स्ट इज नेचुरल, मतलब जैसे इंडिया में मान लीजिए आपके पास हिली टेरेन भी है, आपके पास कोस्टल एरियाज भी हैं, आपके पास प्लेन्स भी हैं, प्लेटोज भी हैं। तो इंडिया में हर तरीके की ज्योग्राफी प्रेजेंट है।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज़ भी हर तरीके की आएंगी, यहाँ पे अर्थक्वेक भी आ सकती है, यहाँ पे साइक्लोन्स भी आ सकते हैं, सुनामी भी आ सकती है। तो क्या आपके प्रोडक्ट को उससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और फिर आएगा आपका क्लाइमेट और वेदर, क्या उसमें आपका प्रोडक्ट सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट। जैसे कि हम जानते हैं सब कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स नेचर का है, तो मोस्टली प्रोडक्ट्स यहाँ पे सूट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंटल फैक्टर्स, कि गवर्नमेंट कितना आपको सपोर्ट करने वाली है, क्या उसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइसेंस के बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या आपको इजीली लोन अवेलेबल हो पाएगा, या फिर गवर्नमेंट आपको किस तरीके उसमें हेल्प कर पाएगी। एंड लास्टली इकोनॉमिक फैक्टर, आपको पैसा ध्यान रखना। अगर आप महंगा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इंडिया में नहीं लॉन्च करना चाहोगे, आप चाहोगे कि आप पहले उसको वेस्टर्न वर्ल्ड में लॉन्च करो, आप पहले उसको यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान ऐसी कंट्रीज़ में लॉन्च करो जहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लोग ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं उन प्रोडक्ट के लिए। बट इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे लोग ज़्यादा अपनी नीड के ऊपर फोकस करते हैं, वांट्स और डिज़ायर्स के ऊपर बाद में फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट अप्रेजल। अब अगेन एज एन एंटरप्रेन्योर आप फोकस करोगे कि आपकी ग्रोथ हो रही है या नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप क्या चाहते हो कि आपकी पर्सनली आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा यूटिलाइज हो और उसकी वजह से आप ज़्यादा हायर अचीवमेंट्स के ऊपर फोकस कर पाओ। नेक्स्ट इज प्रॉफिट पोटेंशियल, जो आपने बिजनेस डिस्कवर किया है उससे आप कितने टाइम में और कितना पैसा कमा पाओगे, इसको हम आगे बिजनेस प्लान में समझेंगे कि आपका ब्रेक इवन कब आएगा, आपका ROI क्या रहने वाला है, तो आप इसको पहले प्रोजेक्ट करोगे। नेक्स्ट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, आप एक पिवट करोगे, एक पायलट प्लांट को रन करोगे, छोटे से लेवल पे आप उसको स्क्रीन आउट करके देखोगे कि कितने लोग उस प्रोडक्ट के लिए एक्साइटेड हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी मूवी आती है तो पहले उसका ट्रेलर आता है, ट्रेलर से कंपनी किसी भी मूवी मेकर को ये चीज़ पता चल जाती है कि लोग उसके बारे में कितना एक्साइटेड हैं। आज हम सोशल मीडिया पर सब कुछ देख पाते हैं कि लोगों को अच्छी लगती है तो हम उसके मीम्स देखते हैं, लोगों को बुरी लगती है तो उसके मीम्स देखते हैं, लोग किस तरीके से उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली उनकी मार्केटिंग भी हो रही है उस चीज़ से, बट उसके लिए वो प्रिलिमिनरी रिसर्च भी कर पाते हैं। तो अगर उनको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो उसको मूवी को लॉन्च करने से पहले ही रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट, तो ये किन क्राइटेरियाज के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है, मशीनरी अवेलेबल है, क्या आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या आपकी लोकेशन क्या रहने वाली है, आप कौन से मार्केट में जाने वाले हो, कहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करोगे, कहाँ पे उसको सेल करोगे, कहाँ पे उसको प्रोक्योर करोगे। एंड लास्टली इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज आपके पास कैपिटल कितना अवेलेबल है। मान लीजिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में चले जाऊँ, मान लीजिए मैं सीमेंट इंडस्ट्री में चले जाऊँ जो कि हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो क्या मेरे पास उतना पैसा है कि मैं उन बिजनेसेस को रन कर सकता हूँ। ऑटोमोबाइल हुआ, टेलीकॉम हुआ, ये सब हाई इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस हैं। देन लास्टली अगर जब मेरा पूरा प्रोजेक्ट डिसाइड हो जाएगा फिर मैं उसकी इनिशियल मार्केटिंग करना स्टार्ट करूंगा, बिकॉज जब मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है उससे पहले मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूं कि मेरी कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है, उसके क्या फीचर्स रहने वाले हैं, कब वो लॉन्च होगा, कहाँ पे लॉन्च होगा, किस किस के लिए अवेलेबल रहेगा, वो सारी डिटेल्स मैं उस मार्केटिंग के थ्रू करूँगा। और उस मार्केटिंग का जो फीडबैक आएगा वो मेरे लिए प्रिलिमिनरी जब मैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाला हूँ उसमें चेंजेस क्या लेकर आने उसमें वो चीज़ मेरे को हेल्प करेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज क्लिक द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।